अगले 15 मिनट्स में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप मैप में देखो तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वाला पूरा एरिया हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट था। हड़प्पा की स्क्रिप्ट यानी कि हड़प्पा की लिपि आज भी अनडेसिफर्ड है, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा था। सील्स, हड़प्पा की सील्स जो हैं ये स्टोन स्टेटाइट की बनी हैं। इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है हड़प्पन और नीचे एक एनिमल बना हुआ है। अब बात करते हैं हड़प्पन्स की ईटिंग हैबिट्स की। वो लोग क्या खाया करते थे? तो हड़प्पन्स प्लांट्स खाते थे, एनिमल्स और फिशेस। प्लांट्स में हमें ग्रेन्स मिले हैं, व्हीट, बार्ले, लेंटिल यानी कि दालें, चिकपी चना, सेसमे तिल। एनिमल्स में हमें कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग इन सब की बोन्स मिली हैं। वो लोग इनको घर में पाला यानी कि डोमेस्टिकेट किया करते होंगे। बोर, डियर, घड़ियाल ये वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जंगली जानवरों की। इसके अलावा हमें फिशेस और फाउल यानी कि एक पक्षी होता है उसकी बोन्स भी मिली हैं। जो टेक्निक्स वो लोग एग्रीकल्चर की यूज़ करते थे वो हमें ऐसे पता चलता है कि हमें सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हमें वो बुल और प्लॉ यानी कि हल का मिला है। तो अगर उन्हें बुल के बारे में पता था तो शायद उन्हें ऑक्स यानी कि बैल के बारे में भी पता होगा, जिसे वो लोग हल चलाने के लिए यूज़ किया करते होंगे। अब वो लोग अगर एग्रीकल्चर करते होंगे तो वो लोग इरिगेशन भी करते होंगे। तो इरिगेशन में हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, वेल्स और एक वाटर रिजर्वॉयर धोलावीरा जो गुजरात में वहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। ऑल्दो मोहनजोदारो हड़प्पा के बाद मिला था लेकिन वो वेल प्रिजर्व्ड है। हड़प्पा की ब्रिक्स वगैरह चुरा ली गई इसीलिए वो इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया। मोहनजोदारो के दो पार्ट्स हैं, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। जो सिटाडेल है वो छोटा एरिया है बट हाइट में ऊंचा है। उसके हाइट में ऊंचा होने का रीजन है उसके नीचे एक ब्रिक और मड की लेयर है। लोअर टाउन साइज में बड़ा है लेकिन नीचे है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर यूज़ की गई होगी इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। ब्रिक्स जो हमें वहाँ पे मिली हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशो की हैं। हमें वहाँ पे ड्रेन्स मिले हैं। हर स्ट्रीट के नीचे एक ड्रेन बनाया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर घर बनाए जाते थे। हर घर के नीचे हमें ऐसी एक वॉल मिली है जहाँ से डोमेस्टिक वेस्ट उस घर का मेन स्ट्रीट से जाके कनेक्ट हो जाया करता था। अब घर की बात करते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो हमें घर यानी कि रेजिडेंशियल साइट्स लोअर टाउन में मिलती हैं। इसमें बीच में एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन है जहाँ पे लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ यानी कि खाना बनाना, सिलाई बुनाई करना वो सब किया करते होंगे। अगर आप प्राइवेसी की बात करो तो घर के आसपास कोई विंडोज़ नहीं थी। मेन एंट्रेंस से आपको घर के अंदर का व्यू डायरेक्टली नहीं दिखता था। काफ़ी घरों में हमें स्टेयर्स मिलती हैं जो ये बताती हैं कि शायद सेकंड फ्लोर भी रहा होगा। हमें हर घर में एक वॉशरूम भी मिलता है। काफ़ी सारे घरों में एक इंडिविजुअल वेल हमें मिलते हैं। मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स मिले हैं। सिटाडेल एक पब्लिक एरिया है। सबसे पहले सिटाडेल में बात करते हैं वेयर हाउस की। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। नीचे का एरिया ब्रिक्स का बना होगा जो आज भी है। ऊपर का शायद वुड का बना होगा जो वक्त के साथ खराब हो गया, अब वो नहीं है। सेकंड बात करते हैं ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब रेक्टेंगल है वो, उसके अंदर पानी होता होगा तो इसीलिए साइड्स पे ब्रिक्स को मोर्टार और जिप्सम लगा के ऐसे बनाया गया है कि पानी उसके अंदर ही रहे। ग्रेट बाथ में जाने के दो एरियाज थे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। जिस तरीके से उसे मैसिव तरीके से बनाया गया है
ये माना जाता है कि शायद वो किसी रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक विभिन्नता, इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, एक बरियल्स और एक लग्जरीज। हमें काफी सारे बरियल्स यानी कि जो उन लोगों को दफनाते थे उसमें हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि शायद वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। हमें मेन और वुमेन के बरियल्स में ज्वेलरी भी मिली है। कुछ में हमें कॉपर मिरर जो कुछ इस तरीके का दिखता है वो भी मिला है। लेकिन ओवरऑल हमें ये लगता है कि हड़प्पन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रेशियस चीज़ें बरी करने में बिलीव नहीं करते थे डेड्स के साइड पे। अब बात करते हैं लग्जरीज की। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक यूटिलिटेरियन और एक लग्जरीज। यूटिलिटेरियन वो चीज़ें होती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो हर जगह पे इवनली मिल जाती हैं। लग्जरीज एक्सपेंसिव इसीलिए मानी जाती हैं क्योंकि वो कुछ जगहों पे मिलती हैं, उनकी टेक्निक्स भी मुश्किल होती हैं और वो सिर्फ बड़े एरियाज यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे एरियाज में मिलती हैं, लेकिन स्मॉल सेटलमेंट्स जैसे कि लोथल इनमें नहीं मिलती। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन कि यहाँ पे चीज़ें बनती थी तो वो कैसे बनाई जाती थी और कहाँ बनती थी। इसमें हम बात करेंगे चुन्हुदारो। चुन्हुदारो एक छोटा सा 7 हेक्टर्स का एरिया है। उसे हम मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर का एरिया है, मतलब वो बहुत छोटा था। चुन्हुदारो में बीट मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल्स पे काम करना, सील्स बनाना, वेट मेकिंग यानी कि तोलने वगैरह वजन की चीज़ें, वो सब यहाँ पे बनती थी। उसके लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे जैसे क्रिस्टल, क्वार्ट्स, मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। टेक्निक्स भी वो लोग जैसा मटेरियल उसके हिसाब से टेक्निक यूज़ करते थे। जैसे स्टेटाइट एक बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, उसका पाउडर वो लोग बीड्स बनाने में यूज़ करते थे। काफ़ी सारी छोटी सेटलमेंट्स जैसे कि चुन्हुदारो और लोथल, इनसे बड़ी सेटलमेंट्स पे सामान शायद ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये सेटलमेंट एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेटलमेंट है? तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन, शेल्स, कॉपर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट। वेस्ट एक बेस्ट इंडिकेटर होता है कि हमें कोई जगह के बारे में अगर पता लगाना है। मटेरियल्स कैसे प्रोक्योर किए जाते होंगे? तो बुलक कार्ट, क्योंकि वहाँ पे लैंड पे हमें वहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। दूसरा रिवर रूट्स, क्योंकि ये इंडस यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास के एरियाज में है तो रिवर। और तीसरा कोस्टल रूट्स यानी कि समुद्र के आसपास के भी एरिया में हैं तो कोस्टल रूट्स। हड़प्पन्स मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते होंगे? तो 3 तरीके से। एक तो हड़प्पा की सेटलमेंट में ही, जैसे बालाकोट और नागेश्वर, यहाँ पे शेल्स मिलते हैं तो ये शेल्स और जगहों पे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। शौर्तुघई ये अफगानिस्तान में है, यहाँ से ये लोग लेपिस लेजुली ट्रांसपोर्ट करते होंगे बाकी जगहों पे। ये हड़प्पा के अंदर की बात। अब काफी टाइम ये लोग हड़प्पा के एरिया से बाहर से भी ट्रांसपोर्ट किया करते थे, जैसे गोल्ड शायद साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था। कॉपर ये लोग शायद खतरी रीजन जो राजस्थान में है वहां से मंगवाते होंगे। तीसरा तरीका जो ये लोग ट्रेड करते होंगे वो है लॉन्ग डिस्टेंस। ये माना जाता है कि शायद कॉपर ओमान, जो उस वक्त में मगन कहा जाता था, वहां से आती थी। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ओमान और हड़प्पा दोनों के कॉपर में निकल के ट्रेसेस का ओरिजिन कॉमन है। दूसरा, हमें ओमान में ऐसी जार मिली है जो हड़प्पा की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्ले लगी हुई है। तो इसका मतलब इसके थ्रू वो लोग कुछ ट्रेड करते होंगे जिसके बदले ओमान के लोग उन्हें कॉपर दिया करते होंगे। सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स। सील्स हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज की जाती होंगी, जैसे कि बता दिया उसके ऊपर कुछ लिखा है और नीचे एक एनिमल बना होता होगा। स्क्रिप्ट हमें आज तक पता तो नहीं उसमें क्या लिखा गया है, लेकिन वो शायद राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे क्योंकि राइट में स्पेस थोड़ी ज्यादा है, लेफ्ट में थोड़ा जगह कम पड़ गई, तो वी नो दैट वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते होंगे। 375 से 400 तक के साइंस हमें मिले हैं। राइटिंग हमें सील्स, टूल्स, जार्स, ज्वेलरी इन सब पे लिखी हुई मिलती है।
वेट्स स्टोन चर्ट के बने होते थे। छोटे वेट्स शायद ज्वेलरी और बीड्स के वेट के लिए यूज किए जाते होंगे। इसके अलावा हमें एक मेटल स्केल पैन मिला है तोलने के लिए, वो भी हमें वहां पे मिलता है। एंशिएंट अथॉरिटी, अब इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे, ब्रिक्स का साइज सेम है तो कोई तो अथॉरिटी रही होगी। इस पे 3 व्यूज हैं। पहले कहते हैं कि कोई रूलर नहीं था, सब इक्वल थे। दूसरे कहते हैं कोई सिंगल रूलर नहीं था पर बहुत सारे थे, मतलब मोहनजोदारो का अलग, हड़प्पा का अलग। तीसरी थ्योरी है कि एक ही स्टेट थी ये पूरी, क्योंकि ब्रिक्स का साइज सेम है, सेटलमेंट पूरी प्लान करके घर बन रहे हैं, तो ये पूरी एक ही स्टेट थी और ये सबसे ज्यादा प्लॉजिबल मानी जाती है, थर्ड वाली थ्योरी। 1800 के बाद इस सिविलाइजेशन का एंड होने लग गया और दूसरी जगहों पे सेटलमेंट्स एक्सपैंड होने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। 1900 के बाद हम देखते हैं कि पहले जो इतनी हाई टेक्निक से घर बनाए जाते थे वो सब में अब डिटोरेशन आ गया, मतलब कि अब उतने अच्छे से प्लान्ड घर नहीं बनते थे, वेट्स वगैरह स्टैंडर्डाइज नहीं, अब लोकल वेट्स यूज होने लग गए, तो थोड़ा सा फर्क आने लग गया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि शायद कोई क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन या फिर एक्सेसिव फ्लड्स आ गए या रिवर शिफ्ट हो गई या ड्राई हो गई, जिसके कारण उन्हें कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ा। लेकिन ये किसी एक छोटे एरिया के लिए तो हम मान सकते हैं, लेकिन पूरी सेटलमेंट के लिए कोई एक रीजन हमें आज भी नहीं पता। अब बात करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन चीजों को ढूंढा। सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर क्यूमिंगम। अलेक्जेंडर क्यूमिंगम was the first Director General of ASI, means Archaeological Survey of India. He is known as the father of Indian archaeology. Although अलेक्जेंडर क्यूमिंगम के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उनको यही लगता था कि गंगा वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और उन्होंने जो भी चीजें उनको मिली हड़प्पा से रिलेटेड, उन्होंने उस ही टाइम में जो आए स्कॉलर्स, उन्होंने उन्हीं के टाइम में उन्हें फिक्स करने की कोशिश की। इसके बाद फिर क्या हुआ, दयाराम साहनी जी और रखाल दास बैनर्जी, ये दोनों ने, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में और रखाल दास बैनर्जी जी ने मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन किया और इन दोनों को इन जगहों पे सील्स मिली जो बिल्कुल सेम तरीके की थी, तो ये माना गया कि हाँ इनका ओरिजिन सेम है। फिर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस किया। पर अलेक्जेंडर क्यूमिंगम और जॉन मार्शल दोनों ने एक गलती की, वो ये थी कि जब आप मिट्टी के नीचे वाले एरिया में कोई चीज देखोगे तो वो पुरानी होगी, जो नई चीज होगी वो ऊपर की लेयर में होगी। लेकिन इन्होंने पूरे एरिया को एक ही माना। ये फाइनली REM व्हीलर, जो कि डायरेक्टर जनरल थे 1944 में, उन्होंने अलग अलग लेयर्स में जो चीजें मिली उन्हें अलग अलग टाइम में डिवाइड करना शुरू किया। तो ये प्रॉब्लम फाइनली तब ठीक हो गई। अब हमें पास्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब हम उनके कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्लासिफाई कैसे किया जाता है जब कोई चीज मिलती है? एक तो बहुत सिंपल है, स्टोन्स मिले उनको स्टोन्स, शेल की कैटेगरी में। दूसरा तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि जिस चीज के लिए वो यूज किए जाते थे उनके फंक्शंस के बेस पे उसको डिवाइड करना। इस चीज को करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट आज का रेफरेंस लेते हैं। जैसे आज बीड्स, क्ले किस चीज के लिए यूज होती हैं, उसे प्रेजेंट से वो पास्ट में ले जाते हैं। फिर वो किस जगह पे मिली हैं, मतलब वो घर में मिल रही है या वो किसी के ग्रेव में मिली है या वो ड्रेन में मिली है, वो कहाँ पे मिली है। कितनी बार उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉटन हमें कहीं कहीं पे मिली है लेकिन उसके रेफरेंस के लिए वो स्टैचूज को देख लेते हैं और स्टैचू से उन्हें पता चलता है कि अगर अच्छा क्लोथ्स पहने हुए हैं मतलब कॉटन के बारे में पता होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब काफी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो अनयूजुअल होती हैं, उन्हें रिलीजियस चीजों में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे प्रीस्ट किंग हमने पढ़ा था, कुछ स्ट्रक्चर जो थोड़े डिफरेंट मिले, जैसे हमने ग्रेट बाथ देखा, बहुत बड़ा था तो उसे कनेक्ट कर दिया कि हाँ वो किसी रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा। फिर हमें काफी सारी सील्स पे प्लांट्स बने हुए मिले हैं
तो वो मानते हैं कि शायद प्लांट्स को वो लोग वर्शिप किया करते होंगे, नेचर को। कंफ्यूजन तब होती है जैसे हमें शिवजी एक क्रॉस लेग्ड प्रोटो शिवा मिले हैं, तो माना जाता है वो शिवजी का ही शायद रूप होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट आज से पुराने में जाते हैं, तो ऋग्वेदा एक उस बुक में रुद्र नाम मेंशन्ड है शिवजी का, और जो रुद्र नाम है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा शिवजी को प्रोटो शिवा में उनके आसपास एनिमल्स दिखाए गए हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स के गॉड शो किए गए हैं। ऐसा कुछ भी हमें रुद्र के रूप में नहीं मिलता। तो द डिपिक्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम डिपिक्शन ऑफ शिवा इन हरप्पन सील्स। तो वो बिल्कुल मैच। तो ये था हिस्ट्री 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।